इंडिया ने सिक्योर तरीके से उस क्षेत्र में जहां से दुनिया का कोई जहाज नहीं निकल पा रहा है अपने जहाज निकाल लिए। एक न्यूज और निकल कर आई कि भारत ने अपने लड़ाकू जहाज भी वहां भेज रखे हैं, यानी कि भारत की जो नेवी है उसने जहाजों को गल्फ ऑफ आदेन में खड़ा कर रखा है। एक बार के लिए खबर बनने लगी कि अमेरिका कह रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने युद्धपोत भेजो, तो क्या भारत इसलिए भेज दिया? तो इसका पीछे तर्क निकल कर आया कि नहीं साहब, भारत ने कहीं पायरेट्स इन जहाजों को ना चुरा लें, क्योंकि अब तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं और पायरेट्स जितने भी हैं, मतलब समुद्री लुटेरे जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर, सोमालिया के अंदर यहां पर पाए जाते हैं, जिबूती के अंदर पाए जाते हैं, वो जहाजों को हाईजैक करके भी ले जा सकते हैं। ऐसे में हमने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 3-3 नेवी के जहाजों को गल्फ ऑफ आदेन के पास से लेकर तैनात किया हुआ है, जो सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये इस समय जो एकदम काला सोना बनकर बैठी हुई गैस और क्रूड ऑयल है, इसको भारत तक सुनिश्चित तरीके से पहुंचाया जा सके। ठीक है साहब। अब सवाल के अंदर जब चीजें एंट्री करते गए तो एक खबर और ब्रेक होती है कल, और वो ये कि इंडिया ने अपने जहाजों को सुरक्षित मंगाने के लिए, ये एक रॉयटर पर एक्सक्लूसिव हुआ और कहा कि इसके लिए भारत ने मतलब ईरान के साथ कुछ डील की थी, और वो डील ये थी कि भारत ईरान के 3 जहाज जो सीज किए हुए हैं उन्हें छोड़ेगा। यह खबर जब बाहर आती है कि ईरान ने इंडिया को 3 टैंकर जो इंडिया ने कभी उसके पकड़े थे उन्हें छोड़ने की कहा है, तो यह अपने आप में एक भारत के अंदर चर्चा का विषय बन जाता है कि इसका मतलब भारत ने एक हाथ दे एक हाथ ले वाली बात करी कि ईरान वालों तुम हमारा जहाज आने दो, हम तुम्हारे जहाज छोड़ देंगे। यह खबर जब बाहर आने लगी तो फिर से बात हुई कि क्या इंडिया की कूटनीति केवल सामान के बदले सामान की ही है? सवाल सरकार से पूछे जाने शुरू हुए। लेकिन कौन से जहाज थे जो इंडिया ने पकड़े हुए थे, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो असल में 17 फरवरी को एक न्यूज आई थी कि भारत ने 3 ऐसे प्रतिबंधित जहाज पकड़े जो अमेरिका ने प्रतिबंधित किए हुए थे, ईरान के जहाज। ओके, यह खबर बनकर के आने लगी थी कि ऑयल टैंकर्स भारत ने पकड़े हैं ऑफ ईरान के, मतलब कि इस तरह से नाम आने लगा था, लिंक टू ईरान के नाम से आने लगा था। ओके साहब, इन जहाजों के नाम थे स्टेलर रूबी, असफाल्ट स्टार और अल जफरिया। ये 3 जहाज थे जो कि तेल ले जाने का काम कर रहे थे। कहां से कहां ले जा रहे थे? तो बोले ये एक तरह से शैडो फ्लीट थे ईरान की, ईरान का तेल ले जाकर दुनिया भर के देशों में बेच रहे थे। इसको भारत ने पकड़ लिया अमेरिका के कहने पर, और हमने अपने वाटर से जब ये गुजर रहे थे तो इन्हें पकड़ा था। ठीक है साहब। लेकिन जब फाउंडेशन ऑफ डिफेंस डेमोक्रेसीज नाम की एफडीडी संस्था ने इस बारे में जानकारी जुटाई तो पाया कि यूएई के अंदर, मतलब दुबई के अंदर एक जोगविंदर सिंह ब्रार नाम का इंडियन व्यक्ति है जो 30 टैंकर की एक फ्लीट मैनेज करता है। मतलब उसके पास 30 टैंकर हैं, जहाजों के 30 टैंकर जहाज हैं। वो इन टैंकर्स की मदद से दुनिया भर में ईरान का तेल बेचता है, क्योंकि ईरान पर तो प्रतिबंध है, ईरान का तेल बिक नहीं सकता क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन किया हुआ है। तो उसने अपने जहाज पानी में उतार रखे हैं, ईरान का तेल भरता है और दुनिया भर में बेचता है। अमेरिका ने यह पकड़ लिया कि देखो ये वो जहाज है जो ईरान का तेल बेचता है। तो भारत को बोला कि आप इन 3 टैंकर्स को पकड़ो। तो भारत ने उन 3 टैंकर्स को पकड़ लिया जिस पर ईरान का फ्लैग लगा बताया गया। यह बात अमेरिका में फरवरी के अंदर काफी उठी कि साहब बढ़िया, भारत ने एक एक्शन लिया है, और यह एक्शन उसकी जो ईरान की डार्क फ्लीट है उसको पकड़ने के लिए लिया है। भारत के तटरक्षक बलों के द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया है। यह खबर भारत में भी बड़ी बनकर खबर आई थी कि भारत ने 3 शैडो फ्लीट के टैंकर्स पकड़ लिए हैं, और यह भारत के द्वारा अमेरिका के साथ जो डील हुई है उसके बाद उठाया गया एक कड़ा कदम है ईरान के खिलाफ। अच्छा, कहा गया कि ईरान अब उन्हीं टैंकर्स की रिहाई चाहता है कि आप उन्हें छोड़ो तो हम आपके लिए आपके टैंकर्स आने देंगे, ऐसा खबर निकल कर आई। खबर यह भी आई कि तेहरान ने भारत से दवाइयां भी मांगी हैं कि आप हमें दवाइयां भेजो, यह खबर भी निकल कर आना शुरू हुई। ठीक है साहब, क्या वाकई में ऐसी कुछ शर्तें थी? तो भारत सरकार ने इसका खंडन किया कि नहीं, ऐसी कोई भी शर्त भारत ने ईरान की नहीं मानी, और ना ही ईरान ने भारत के साथ ऐसी कोई शर्त रखी। भारत के साथ ऐसा कोई भी प्रकार का डील नहीं हुआ है, 3 वेसल्स की कोई भी बात नहीं हुई है। बाकायदा ईरान इन इंडिया जो है, ईरान का जो ऑफिस है, उसने भी इस बात का खंडन किया कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात को पूरी तरह से रिजेक्ट किया है कि हमारी कोई भी डील हुई है जिसमें हमने वेसल्स के बदले वेसल छोड़ने की बात की हो। विदेश मंत्रालय की तरफ से इसका स्पष्टीकरण दिया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि वो जहाज तो ईरानियन थे ही नहीं,
वो जहाज तो यूएई के अंदर से ऑपरेट हो रहे थे, कोई भारतीय व्यक्ति उन्हें ऑपरेट कर रहा था, तो उसकी डील की बात आती कहां से है? तो अब हो सकता है कि भारत ने उन्हें ईरानियन माना ही नहीं। जब माना ही नहीं तो फिर ईरान के जहाज के नाम पर अगर छोड़ भी दिया उन्हें, तो वो तो भारत की कंपनी के जहाज थे, भारत ने छोड़ दिए, तो ईरान का कोई दबाव भी नहीं हुआ। जो भी है, कुल मिलाकर के हमने इसका ऑफिशियली खंडन कर दिया। लेकिन विदेश मंत्री इन दिनों यूरोप की यात्रा पर हैं, और हमेशा की तरह जब विदेश मंत्री कूटनीतिक दबाव को मैनेज कर जाते हैं, तब उनकी चर्चाएं फिर से होने लगती हैं। जैसे रशिया यूक्रेन जब हो रहा था, उस समय पर जयशंकर साहब के द्वारा रशियन तेल खरीदकर जब जब यूरोप की यात्राएं की गई थी, तो उनसे सवाल पूछे जाते थे कि आपको क्या लगता है कि भारत तेल खरीदकर क्या इस युद्ध में लोगों की जान नहीं ले रहा है? तो तब भी जयशंकर साहब कहते थे कि भाई हम तेल खरीदते हैं तो दुनिया में तेल की कीमत स्थिर रहती है। एस जयशंकर साहब इस बार भी हैं वहां पर, तो फिर भी इनसे यही सवाल होने थे कि साहब क्या आपको नहीं लगता भारत फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल आने देकर ईरान को मजबूत कर रहा है? क्या ईरान की पावर को भारत नहीं मान रहा है? क्या भारत अमेरिका के आह्वान की जगह ईरान के साथ चला गया है क्या? ये सवाल होने थे। भारत के विदेश मंत्री वहां पहुंचते हैं और उन्होंने कहा कि मैं अपने स्तर पर ईरान के साथ बातचीत कर रहा हूं और उसके नतीजे हमें मिलने लगे हैं, और हमने भारतीय झंडे वाले जहाजों को गुजरने के लिए अभी कोई स्थायी समझौता नहीं किया है कि हमें ईरान को इसके बदले कुछ देना पड़े। हम अपनी तरफ से अपने काम को कर रहे हैं। आपने इस जानकारी को यहां पर साझा किया और कहा कि आप यह ना समझे कि भारत ही है जो केवल उनके साथ बातचीत कर रहा है। उनके अनुसार फ्रांस और इटली जैसे उन यूरोपीय देश भी उसमें शामिल हैं जो दोबारा शुरू होने के लिए, यानी कि हॉर्मुज के रास्ते माल वापस बाहर निकल पाए, उसके लिए तेहरान के साथ लगातार बातचीत में लगे हुए हैं। तो जयशंकर साहब ने ब्रसेल्स में इस बात को कहा, बेल्जियम की राजधानी में यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत करते समय, कि तमाम नेताओं के साथ बातचीत करते समय यह कहा कि आप फिर से यह मत कहिएगा हम बातचीत में लगे हैं, हम अपना तेल वहां से निकलवा के लाने में कामयाब हुए हैं। और केवल हम ही नहीं, आप में से भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो ईरान के साथ बातचीत में लगे हुए हैं, तो भारत पर इसका दबाव ना बनाया जाए। ठीक है साहब। प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, ये और सुनिश्चित करेगा।